इंसानों का सदियों से एक सवाल है, क्या मृत्यु के बाद भी कोई दुनिया होती है? अगर कोई दुनिया है तो वो कैसी है? ये कहानी भी कुछ इसी तरह की दुनिया के बारे में है, जिसमें दिखाया जाता है कि मृत्यु के बाद क्या होता है, वहां की दुनिया कैसी है। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग व्हाट ड्रीम्स मे कम। इस कहानी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम क्रिस निल्सन है। ये प्रोफेशन से एक डॉक्टर है और स्विट्जरलैंड में छुट्टियां मनाने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर इनकी एक लड़की से मुलाकात होती है जिसका नाम एनी कॉलिंस होता है और ये दोनों पहली मुलाकात में दोस्त बन जाते हैं। धीरे धीरे इनकी दोस्ती गहरी होती है और ये शादी कर लेते हैं। शादी के कई सालों बाद दिखाया जाता है कि इनके परिवार में वो सब कुछ है जो एक खुशहाल परिवार में होना चाहिए। इनके 2 बच्चे भी हैं। इनके बेटे का नाम इयान और बेटी का नाम मरी होता है। मरी अपनी मॉम से कहती है कि स्कूल की छुट्टी के बाद आप हमें लेने के लिए आ जाना, लेकिन मरी की मॉम एनी की आज एक मीटिंग है, इसीलिए वो उन्हें लेने के लिए नहीं आ सकती। वो कहती है मैं किसी और को भेज दूंगी। और इसके बाद मरी और क्रिस के दोनों बच्चे स्कूल चले जाते हैं और ये आखिरी बार होता है जब इन दोनों ने अपने बच्चों को देखा होता है, क्योंकि इनके दोनों बच्चों की कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। इन दोनों के लिए इनके जीवन में एक बहुत बड़ा सदमा होता है। ये दोनों इस बात से पूरी तरह से टूट जाते हैं, यहाँ तक कि एनी की दिमागी हालत भी खराब हो जाती है, क्योंकि वो अपने बच्चों की मौत के लिए अपने आप को जिम्मेदार समझती है। उसे लगता है कि अगर वो अपने बच्चों को लेने गई होती तो शायद आज उसके बच्चे जिंदा होते। एनी की ऐसी हालत देखकर क्रिस भी पूरी तरह से टूट जाता है, लेकिन वो किसी तरह से एनी को वापस लाने में, ठीक करने में कामयाब हो जाता है। ये दोनों अब एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। 4 साल बीत जाते हैं और एक दिन जब क्रिस हॉस्पिटल में होता है तो एनी उसे कॉल करती है। एनी उसे कहती है कि आज एक पेंटिंग की एग्जीबिशन थी जिसमें जर्मनी से 8 बड़ी बड़ी पेंटिंग्स आने वाली थी, लेकिन वो पेंटिंग्स नहीं आई और इस बात से वो परेशान होती है। क्रिस उसे कहता है कि तुम अपनी पेंटिंग वहां पर लगा दो। दरअसल वो भी एक बहुत बड़ी पेंटर होती है, लेकिन वो अपनी पेंटिंग्स लेने नहीं जा सकती। इसीलिए क्रिस उसे कहता है कि मैं अपना काम खत्म करके तुम्हारी पेंटिंग तुम तक पहुंचा दूंगा। इस बात से एनी को बहुत रिलीफ मिलता है और क्रिस जब उसकी पेंटिंग लेने के लिए घर जा रहा होता है तभी वो देखता है कि टनल के अंदर बहुत सारी गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ है और जब वो उस गाड़ी के पास पहुंचता है जो पूरी तरह से उल्टी होती है, तभी एक गाड़ी उन्हीं गाड़ियों से टकरा कर क्रिस की तरफ आती है और वो गाड़ी क्रिस से टकराती है, जिस वजह से क्रिस की मृत्यु हो जाती है। और क्रिस की मृत्यु के बाद एनी पूरी तरह से टूट चुकी है। वहीं क्रिस को ये नहीं पता कि उसकी मृत्यु हो चुकी है, उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल चुकी है। क्रिस को ये एक्सेप्ट करने में बहुत वक्त लग जाता है। यहाँ पर क्रिस के साथ एक साया भी होता है जिसे वो अच्छे से नहीं देख सकता। दरअसल क्रिस धरती से जाना ही नहीं चाहता, वो हमेशा एनी के आसपास रहना चाहता है क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है। वो बार बार उसे अपनी मौजूदगी का एहसास भी दिलाता है। हालांकि एनी उसे नहीं देख सकती, लेकिन जब जब वो उसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है उसका दर्द और बढ़ जाता है। क्रिस के साथ जो साया होता है वो साये से पूछता है कि ये सब खत्म कब होगा। वो साया कहता है कि जब तुम चाहोगे तभी होगा। और अब क्रिस की चेतना भी ये समझ जाती है कि जब तक उसकी आत्मा एनी के आसपास रहेगी उसका दर्द बढ़ेगा। इसीलिए वो एनी को हमेशा के लिए अलविदा कहकर यहाँ से चला जाता है और यहाँ से वो अपनी कल्पनाओं की दुनिया में जाता है। ये वही दुनिया होती है जहाँ पर एनी और वो पहली बार मिले थे। एनी ने इस जगह की एक बहुत बड़ी, बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाई थी और इस वक्त क्रिस उसी पेंटिंग के अंदर है, यानी कि ये उसके सपनों की जगह है जहाँ पर क्रिस और एनी आगे चलकर अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहते थे। यहाँ पर आकर क्रिस बहुत खुश होता है, पर असल दुनिया में एनी पूरी तरह से टूट चुकी है और एनी उस पेंटिंग के साथ, जिस पेंटिंग के अंदर इस वक्त क्रिस है, वो एक और पेंटिंग बनाती है और ये एक पेड़ की बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग होती है और इस पेंटिंग के पेड़ को क्रिस भी अपनी दुनिया में देख सकता है। इस बात से क्रिस के साथ जो साया होता है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है कि आज से पहले मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा। ये तभी होता है जब आपका कोई सोलमेट हो, यानी कि आप और एनी की पेंटिंग के जरिए आज भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हो। लेकिन ये बात एनी को नहीं पता और एनी ने जो पेंटिंग बनाई होती है वो उस पर लिक्विड डाल देती है, जिस वजह से क्रिस की दुनिया में भी वो पेड़ पिघलना शुरू हो जाता है। क्रिस को इस बात से बहुत तकलीफ होती है। क्रिस को यहाँ पर अपनी बेटी के बचपन का एक खिलौना भी मिलता है जो उसने बचपन में फाड़ दिया था और उसे देखने के बाद जो उसके साथ साया होता है जिसका नाम एल्बर्ट है, वो उससे कहता है कि मेरे बच्चे यहीं पर है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। एल्बर्ट क्रिस को कहता है कि ये एक बहुत बड़ी दुनिया है जहाँ पर
सब अपने अपने ख्यालों अपने अपनी इच्छाओं के हिसाब से अपनी दुनिया बना लेते हैं। आप जब चाहे अपने बच्चों से मिल सकते हैं। अगले दिन यहाँ पर क्रिस से मिलने के लिए एल्बर्ट की जगह एक दूसरी लड़की आती है। इस लड़की का नाम लियोना होता है और वो कहती है कि एल्बर्ट को आज कुछ काम था, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ, क्या आप मेरी दुनिया में मेरे साथ चलना चाहेंगे? और वो क्रिस को अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाती है। हालांकि ये दुनिया क्रिस की दुनिया से पूरी तरह से अलग है, लेकिन ये दुनिया भी उतनी ही खूबसूरत है जितनी खूबसूरत क्रिस की दुनिया है। लियोना क्रिस को अपनी दुनिया में पूरा दिन घुमाती है, लेकिन क्रिस पूरे दिन कहीं खोया हुआ होता है। दरअसल उसे आज अपनी बेटी की बहुत याद आ रही होती है। लियोना क्रिस से कहती है कि अपनी बेटी की बचपन की कोई याद बताओ, और क्रिस उसे बताता है कि बचपन में मैं अपनी बेटी के साथ हमेशा चेस खेला करता था, हालांकि वो कभी भी जीत नहीं पाई। इसके साथ साथ उसे बचपन के अपनी बेटी का वो हेवन हाउस भी याद आता है जिसके साथ वो खेलती थी। और जब वो अपने चारों तरफ नजर घुमाकर एक बार फिर से देखता है तो वो देखता है कि ये दुनिया बिल्कुल वैसी है। लियोना क्रिस को बताती है कि बचपन में वो अपने डैड के साथ सिंगापुर जा रही थी, तभी वहां पर एक फ्लाइट अटेंडेंट आई जिसे देखकर मेरे डैड मुस्कुराए और उन्होंने मुझे कहा कि एशियन लड़की बहुत प्यारी, खूबसूरत और इंटेलिजेंट होती है। उस लड़की का नाम भी लियोना था। शायद मेरे डैड ने उस दिन ऐसे ही कह दिया हो, पर उस दिन मुझे लगा कि जिस दिन मैं बड़ी हो जाऊंगी मैं ऐसी ही लगूंगी। और अगले पल क्रिस को एहसास होता है कि लियोना असल में उसकी बेटी है, जो उस रूप में है जिस रूप में वो रहना चाहती थी, और उसकी ये वो दुनिया है जिसे बचपन में वो बहुत प्यार करती थी, जिस दुनिया में वो जाना चाहती थी। जिस तरह से क्रिस अपनी पेंटिंग की दुनिया में होता है, उस दुनिया में होता है जहां पर वो अपनी पूरी जिंदगी एनी के साथ बिताना चाहता था, उसी तरह से उसकी बेटी मरी अपनी दुनिया में होती है जो कि उसका स्वर्ग है। और अब उसे अपनी असली बेटी दिखना शुरू हो जाती है और वो उसे अपने गले से लगा लेता है। इसके बाद क्रिस वापस अपनी दुनिया में आ जाता है और उससे मिलने के लिए एल्बर्ट एक बार फिर से आता है। वो एल्बर्ट से पूछता है कि तुम कहाँ चले गए थे? एल्बर्ट उसे बताता है कि एक जरूरी काम था, अब हमें हिम्मत से काम लेना होगा। और वो क्रिस को बताता है कि आपकी पत्नी ने सुसाइड कर लिया। इस बात से क्रिस को बहुत दुख होता है, पर कहीं ना कहीं उसे तसल्ली भी होती है क्योंकि उसे पता था कि उसकी पत्नी बहुत पेन में है। वो कहता है उसका सारा दर्द दूर हो गया, मैं अपनी पत्नी को कब देख सकता हूँ? एल्बर्ट उसे बताता है कि शायद कभी नहीं। क्रिस कहता है इसका मतलब क्या है? एल्बर्ट कहता है कि आपकी पत्नी ने सुसाइड किया है और सुसाइड करने वाले किसी और दुनिया में जाते हैं। क्रिस समझ जाता है कि उसकी पत्नी एनी को स्वर्ग में नहीं बल्कि नर्क में जगह मिली है। इस बात से उसे बहुत दुख होता है। वो एल्बर्ट से कहता है कि तुम उसे किस बात की सजा दे रहे हो? असली दुनिया में धरती पर वो पहले बहुत दुख देख चुकी है। एल्बर्ट कहता है कि यहाँ पर कोई भी जज नहीं है, चीजें अपने आप ही अपने तरीके से काम करती हैं। क्रिस कहता है कि मैं इन तरीकों को नहीं मानता और मैं अपनी पत्नी को किसी भी कीमत पर वापस लेकर आऊंगा। एल्बर्ट कहता है कि उस दुनिया से आज तक कोई भी वापस नहीं आया क्योंकि सुसाइड करने वालों को कभी ये पता ही नहीं होता कि वो मर चुके हैं। वो एक ऐसे भंवर में फंस जाते हैं जहां पर वो अनंत काल तक फंसे रहते हैं। और क्रिस कहता है कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अपनी पत्नी को वापस लेकर आऊंगा। और तुम्ही ने कहा था कि यहाँ पर कोई जज नहीं होता, यहाँ पर कोई रूल्स नहीं है। एल्बर्ट क्रिस की बात सुनकर कहता है कि तुम्हें एक मौका मिलना चाहिए, हमें एक गाइड ढूंढना होगा जो हमें उस दुनिया तक ले जा सके। और एल्बर्ट क्रिस को एक लाइब्रेरी में ले जाता है जहां पर उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो इन्हें यहां से अंधेरे की दुनिया में यानी कि नर्क की दुनिया में ले जाएगा। और अब ये तीनों की तीनों एक छोटी सी कश्ती में समंदर में उतर जाते हैं जहां पर बहुत भयंकर तूफान चल रहा होता है। और जब ये समंदर के बीच में होते हैं तभी बहुत सारी आत्माएं इनकी कश्ती के चारों तरफ आ जाती है और वो आत्माएं इनकी कश्ती को पानी में डुबा देती हैं। पर कुछ ही देर बाद ये तीनों की तीनों एक किनारे तक पहुंच जाते हैं और जब ये किनारे से ऊपर आते हैं तो ये देखते हैं कि समंदर में बहुत सारे डूबे हुए जहाज हैं। क्रिस अपने गाइड से पूछता है कि ये कौन सी जगह है। वो इन्हें बताता है कि ये जहन्नुम का यानी कि नर्क का दरवाजा है। लेकिन अब इन्हें एनी के सिग्नल मिलना बंद हो जाते हैं क्योंकि एनी के सिग्नल इन्हें क्रिस की दिमाग की सोच से यानी कि उसकी यादों से मिल रही होती है जो वो एनी के बारे में सोच रहा होता है। और अब उसे सिग्नल मिलना इसलिए बंद हो गए होते हैं क्योंकि वो अपनी पत्नी के बारे में नहीं बल्कि अपने बेटे इयान के बारे में सोच रहा होता है। उसे याद आता है कि किस तरह से वो बचपन में अपने बेटे को कहता था कि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा कर सकता है जबकि उसका बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं होता। पर इयान हमेशा चाहता था कि वो अपने पिता की उम्मीदों पर खरा उतरे, जैसे उसके पिता चाहते हैं वो वैसे ही बने। पर इससे पहले कि वो वैसा बनने की कोशिश करता, एक कार दुर्घटना में उसकी और उसकी बहन की मृत्यु हो गई। और यहाँ अंधेरे की दुनिया में, नर्क की दुनिया में क्रिस समझ जाता है कि एल्बर्ट जो उसके साथ है वो और कोई नहीं बल्कि उसका बेटा इयान है। दरअसल क्रिस हमेशा से ये चाहता था कि जब भी उसका बेटा जवान हो तो वो एक ऐसा इंसान बने जो सबकी मदद करे, जिससे सब प्यार करे, वो एक पवित्र इंसान हो। और वो ये भी चाहता था कि अगर
अगर जिंदगी में कभी उसका मुश्किल वक्त आए तो वो उस मुश्किल वक्त में हमेशा अपने बेटे के साथ हो। और एक यही कारण होता है कि इस मुश्किल वक्त में वो अपने बेटे के साथ होता है। उसका बेटा उसे कहता है कि आपको पता है कि मैं एल्बर्ट के रूप में आपको क्यों मिला, क्योंकि आपकी जिंदगी में वही एक ऐसे इंसान थे जिनकी बात आप हमेशा सुनते थे, हमेशा मानते थे। दरअसल क्रिस जब जवान थे तो उन्होंने एक डॉक्टर के अंडर प्रैक्टिस की थी और उस डॉक्टर का नाम था एल्बर्ट, जो उनके न सिर्फ गुरु थे बल्कि क्रिस उन्हें अपने पिता समान मानते थे। और एक यही कारण होता है कि क्रिस के बेटे इयान की आत्मा क्रिस से एल्बर्ट की जवानी वाले रूप में मिलती है, जिसे क्रिस नहीं पहचानता। और अब ये तीनों आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी इनके साथ जो गाइड होता है वो कहता है कि अब एल्बर्ट हमारे साथ नहीं आ सकता, क्योंकि तुमने अपने बेटे को पहचान लिया है और अगर ये हमारे साथ रहेगा तो तुम अपनी पत्नी की यादों से कनेक्ट नहीं हो पाओगे और हम कभी भी ये जान नहीं पाएंगे कि तुम्हारी पत्नी कहां पर है। इसीलिए क्रिस के बेटे एल्बर्ट को यानी कि इयान को वहीं पर रुकना पड़ता है और क्रिस उस बूढ़े गाइड के साथ आगे बढ़ जाता है। और जब ये दोनों आगे जाते हैं तो क्रिस को वहां पर हजारों सर दिखते हैं जिनके धड़ जमीन के अंदर धसे हुए होते हैं और उन्हीं सरों में एक सर उसे एनी का भी दिखता है। और जब वो उस तरफ भागता है तो वो पूरी जगह धस जाती है और क्रिस और कई सारी आत्माएं उस ऊंचाई से नीचे गिरना शुरू हो जाती हैं। अब क्रिस के दिमाग में एक बार फिर से अपनी पत्नी एनी की यादें हैं और वो यादें उसे एनी की तरफ खींचती हैं। और अब क्रिस और उसके साथ जो गाइड है वो एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जो पूरी तरह से खंडर होती है। लेकिन क्रिस जब उस जगह को ध्यान से देखता है तो वो देखता है कि वो उनके सपनों का घर है। जो उसके साथ गाइड होता है वो कहता है कि तुम इस भ्रम में मत फंसना, ये पूरा का पूरा एक भ्रम है जो एनी ने अपनी यादों से बनाया है। इसीलिए जब भी तुम एनी से मिलो तो 3 मिनट से ज्यादा वहां पर मत रुकना। अगर इससे ज्यादा वक्त तक तुम वहां पर रुके तो तुम सब कुछ भूल जाओगे और यहाँ की जिंदगी तुम्हारी अपनी असली जिंदगी बन जाएगी। एनी की यादें तुम्हारी यादें होंगी और तुम कभी भी इस अंधेरे की दुनिया से नहीं निकल पाओगे। यहाँ पर क्रिस को एक और बात का एहसास होता है कि जो गाइड उसके साथ है वो और कोई नहीं बल्कि एल्बर्ट है, वही डॉक्टर जिसके अंडर उसने कभी प्रैक्टिस की थी, जिसे वो अपना पिता समान मानता है, जिसने हमेशा उसको गाइड किया था और एक बार फिर मरने के बाद वो उसे गाइड कर रहे होते हैं। यहाँ पर एल्बर्ट भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो एल्बर्ट है। वो क्रिस को कहते हैं कि तुम जानते हो कि मैंने और बच्चों ने अलग रूप धारण क्यों किया, क्योंकि अगर हम असली रूप में मिले होते तो हमारे संबंध वैसे होते जैसे पहले थे, जो हम सबको एक दूसरे को अंदर से समझने में बाधक होते। वो क्रिस को कहते हैं कि अपनी पत्नी से मिलकर जल्दी वापस आ जाना, तुम्हारे बच्चे तुम्हें मिल चुके हैं, ये एक अलग दुनिया है, इसीलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। इसके बाद क्रिस उस घर के अंदर दाखिल होता है जो उसके और एनी के सपनों का घर हुआ करता था, लेकिन ये पूरी तरह से एक खंडर है जो कि बहुत ही डरावना होता है। वहां अंदर एनी बैठी होती है, लेकिन एनी को कुछ भी याद नहीं है। उसे याद नहीं है कि क्रिस कौन है और ना ही उसे ये पता है कि वो मर चुकी है। दरअसल वो समय के एक भंवर में फंसी हुई है। हालांकि क्रिस उसे याद दिलाने की कोशिश करता है कि वो कौन है और उसका अतीत क्या था, लेकिन एनी को कुछ भी याद नहीं आता। यहाँ पर वो पेंटिंग भी होती है जिस पेंटिंग की दुनिया में क्रिस रहता है, क्योंकि ये इन दोनों का ही सपना था कि ये आगे चलकर इसी जगह पर अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहते थे, क्योंकि इस पेंटिंग वाली जगह पर ये पहली बार मिले थे। क्रिस एनी को सब कुछ याद दिलाने की कई बार कोशिश करता है, लेकिन एनी को कुछ भी याद नहीं आता और ना ही वो यहाँ से जाना चाहती है। एनी को सिर्फ इतना याद होता है कि उसके बच्चों की और उसकी पति की मृत्यु हो चुकी है और अब कभी भी वो वापस नहीं आएंगे। थक हार कर क्रिस वापस बाहर आ जाता है जहां पर एल्बर्ट होता है। क्रिस एल्बर्ट से कहता है कि आप सही थे, उसे कुछ भी याद नहीं आया। एल्बर्ट क्रिस को कहता है कि ये सफर शुरू से ही तुम्हारे लिए था, उसके लिए नहीं, वो कभी भी यहाँ से नहीं लौटेगी। क्रिस कहता है कि मैं हार मानता हूँ, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से आप चाहते हैं। मैं वापस अपनी पत्नी के पास जा रहा हूँ। मेरे बच्चों से कहना कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं अपनी पत्नी को, अपने बच्चों की मॉम को नहीं छोड़ सकता। और एल्बर्ट को वहां से जाने के लिए कहता है और खुद वो वापस उसी घर में आ जाता है जहां पर एनी होती है। वो एनी से कहता है कि अच्छे लोग नर्क में जाते हैं क्योंकि वो अपने आप को माफ नहीं कर पाते और मैं भी कभी अपने आप को माफ नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें माफ करता हूँ। एनी कहती है कि मैंने अपने बच्चों की जान ली, मैंने अपने हस्बैंड की जान ली, क्योंकि एनी अपने हस्बैंड और अपने बच्चों की मौत के पीछे अपने आप को जिम्मेदार समझती है। उसे लगता है कि वो अगर खुद ड्राइव करके अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने गई होती तो उसके बच्चे जिंदा होते। साथ ही साथ अगर उसने अपने पति को अपनी पेंटिंग लेकर एग्जीबिशन वाली जगह पर ना आने के लिए कहा होता तो वो भी जिंदा होते।
क्रिस एनी से कहता है कि तुम इतनी खूबसूरत इंसान हो जिसने अपने पति और बच्चों के साथ रहने के लिए अपनी जान दे दी और जन्नत की जगह जहन्नुम को चुना। वो उसे ये भी कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था, लेकिन तुम कभी भी हार मत मानना। और अब क्रिस की खुद भी यादें गायब होना शुरू हो जाती है और यही जिंदगी, यही दुनिया उसकी हकीकत बनना शुरू हो जाती है। पर इससे पहले कि वो पूरी तरह से इसी दुनिया में ढल जाता, एनी को याद आ जाता है कि ये उसका पति क्रिस है। वो किसी भी कीमत पर उसे बचाना चाहती, इस दुनिया से निकालना चाहती है। पर अगले पल उसकी आंखें पूरी तरह से बंद हो जाती है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वो उसी जगह पर है जो उसकी और एनी की सपनों की जगह थी, जहां पर ये दोनों अपनी पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ बिताना चाहते थे। इन दोनों की प्यार की शक्ति इन दोनों को जहन्नुम से वापस स्वर्ग में ले आई। यहाँ पर इन्हें अपने बच्चे भी मिलते हैं जिन्हें देखकर एनी बहुत खुश होती है। क्रिस एनी को कहता है कि हम दोनों को एक बार फिर से जन्म लेना चाहिए ताकि हम दोनों एक दूसरे के साथ को एक बार फिर से एक्सपीरियंस कर सकें, एक दूसरे के साथ जी सकें। वो कहता है कि बच्चे भी ऐसा ही चाहते हैं, लेकिन बच्चे यहीं पर रहेंगे। और इसके बाद दिखाया जाता है कि ये दोनों धरती पर एक बार फिर से जन्म ले चुके हैं, जहां पर ये दोनों एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं। हालांकि इनकी उम्र कम है पर अब ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस कहानी में हमें ये बताया गया है कि बहुत सारी चीजें इंसान के हाथ में नहीं होती, वो जिंदगी और मौत पर कंट्रोल नहीं कर सकता, पर किसी भी कीमत पर इंसान को जीना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया के बाद भी शायद कोई और दुनिया है जहां पर इंसान वो हर चीज हासिल कर सकता है जो वो इस दुनिया में हासिल नहीं कर पाता। साथ ही साथ हमें ये भी बताया गया है कि कभी भी सुसाइड करना जिंदगी का कोई सोल्यूशन नहीं होता। अगर एनी ने सुसाइड नहीं किया होता तो वो अपने पति से, अपने बच्चों से हेवन की दुनिया में मिल जाती, पर उसके गलत फैसले की वजह से क्रिस को स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन उसके प्यार की शक्ति उसे और उसकी पत्नी एनी दोनों को वापस हेवन ले आती है, पर शायद हर किसी के साथ ये ना हो पाए। तो ये थी पूरी कहानी व्हाट ड्रीम्स मे कम की, जो कि एक नॉवल पर आधारित है। ये फिल्म सन 1998 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.1। इस फिल्म का बजट था 85 से 90 मिलियन डॉलर्स और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी 75.4 मिलियन डॉलर्स की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।